आप इस नक्शे को देखेंगे तो आपको इजराइल इस समय ईरान के 12 प्रॉक्सी संगठनों से घिरा हुआ नजर आएगा। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। देखिए कहां कहां पर यह आतंकवादी संगठन है। इनमें एक संगठन बहरीन में है, 3 संगठन आतंकवादियों के इराक में है, एक संगठन लेबनान में है जिसका हम बता चुके हैं जिसका नाम है हिजबुल्लाह, 2 संगठन गाजा में है जिनके नाम है हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, 4 संगठन सीरिया में है और एक संगठन यमन में है जिसका नाम है हूथी। यानी इजराइल अभी ईरान द्वारा नियंत्रित हो रहे उसके कम से कम 12 प्रॉक्सी आतंकवादी संगठनों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। और ये वो संगठन है जो ईरान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ईरान के लिए काम करते हैं क्योंकि ईरान ने ही इन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। इनमें भी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, ये तीनों वो आतंकवादी संगठन हैं जो अपने अपने देशों में चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए ये बड़ा दिलचस्प मामला है। यहां पर आप देखिए अपने अपने देशों में ये कहने को तो ये आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवाद और बंदूक के दम पर इसके बाद ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, फिर सरकारें बनाते हैं और फिर एक इलाके पर सरकार में बैठकर कब्जा करते हैं। और धीरे धीरे क्योंकि अब ये सरकार में आ चुके हैं तो फिर लोग इन्हें आतंकवादी नहीं कहते, इन्हें संगठन मान लेते हैं। और इसकी वजह से इन आतंकवादी संगठनों को राजनीतिक संगठन की संज्ञा मिल जाती है और उनके पुराने पाप धुल जाते हैं क्योंकि अब ये सारे संगठन चुनाव लड़ते हैं लोकतंत्र के नाम पर। देखिए लोकतंत्र को कितना बदनाम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। वोट तो ये ले रहे हैं लोगों का, लेकिन ये वोट लोगों को डरा धमका कर लिया जाता है, बंदूक की नोक पर लिया जाता है। फिर ये नेता बन जाते हैं, फिर ये सरकारों में बैठ जाते हैं और फिर इन्हें लोग दूसरे देश आतंकवादी नहीं कहते। आज आप देख लीजिए हिजबुल्लाह को भी आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता, हूथी को भी नहीं माना जाता और हमास को भी आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता। यहां तक कि भारत भी हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। उसका कारण यही है, आप कैसे पहचानेंगे इन्हें, ये आतंकवादी हैं या सरकार में बैठे राजनीतिक नुमाइंदे हैं, समझ में ही नहीं आता। और इसी का फायदा उठाकर ये तमाम संगठन आतंकवाद फैलाते रहते हैं और इनके आतंकवाद को मुस्लिम देश राजनीतिक संघर्ष बताकर, क्रांति बताकर इनका समर्थन खुलेआम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए यमन के हूथी आतंकवादी संगठन को संयुक्त राष्ट्र आतंकवादी संगठन मानता ही नहीं है, अंग्रेजी में इन्हें हूथी रिबेल्स कहते हैं। और मुस्लिम देश भी कभी भी इस संगठन का विरोध नहीं करते, जबकि अकेले यमन में इस संगठन की वजह से गृह युद्ध में 3,77,000 लोग मारे जा चुके हैं और ये सारे किसी और धर्म के लोग नहीं थे, सारे मुसलमान ही थे। और इन्हें मारने वाले हूथी के आतंकवादी भी मुसलमान ही थे। यानी यमन में मुसलमानों ने ही मुसलमानों का कत्लेआम किया, लेकिन कोई मुस्लिम देश बोला नहीं। इसके बावजूद किसी भी मुस्लिम देश ने इन मुसलमानों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई, जिसमें लाखों मुसलमान जो हैं वो यमन में लाखों बच्चे मारे गए। आज जब आप गाजा और यमन के इन बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों को देखेंगे तो इनमें आपको कोई अंतर नजर नहीं आएगा। देखिए एक तरफ गाजा की तस्वीर है, दूसरी तरफ यमन की तस्वीर है, दोनों तरफ बराबर का अत्याचार हो रहा है। गाजा की तरह यमन में भी हजारों बच्चे वहां के गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं, लेकिन इन बच्चों की मौत से किसी मुस्लिम देश को कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। लेकिन गाजा के बच्चों के लिए इन्हीं मुस्लिम देशों का दिल अब रोने लगता है। और इसका कारण सिर्फ यह है कि गाजा में मुसलमानों की लड़ाई यहूदी धर्म से है, जबकि यमन में और बाकी देशों में मुसलमानों की लड़ाई खुद मुसलमानों से ही है। तो गाजा के बच्चों के लिए तो पूरी दुनिया में और मुस्लिम देशों में बड़ा दर्द है, लेकिन यमन में हूथी के आतंकवादियों ने जिन हजारों बच्चों को मार डाला, उनके लिए किसी के मन में कोई दर्द नहीं। ईरान, तुर्की, लेबनान, पाकिस्तान और यहां तक कि भारत में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक हमास के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बताकर यह कह चुके हैं कि हमास गाजा के लोगों की हक की लड़ाई लड़ रहा है और यह लड़ाई जायज है। लेकिन हमास का कड़वा सच क्या है, आज वो आपको हमास के ही एक आतंकवादी से खुद सुनना चाहिए। हमास के एक आतंकवादी से जब यह पूछा गया कि हमास ने टनल नेटवर्क की बजाय गाजा में आम लोगों को इजराइल के हवाई हमलों से बचने के लिए बॉम्ब शेल्टर्स क्यों नहीं बनाए, तो इस पर हमास के इस आतंकवादी ने कहा कि गाजा के आम लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र की है,
ना कि हमास की। यानी इन आतंकवादियों ने खुद बचने के लिए, अपने आप को हमलों से बचाने के लिए तो सुरंगों का बड़ा नेटवर्क बना लिया, लेकिन गाजा में रहने वाले आम लोगों को, उन्हें बचाने के लिए इन्होंने कोई शेल्टर नहीं बनाया, कोई उनके बचने की व्यवस्था नहीं की। और ये कहते हैं उनकी जिम्मेदारी तो संयुक्त राष्ट्र की है। सुनिए आप। अब देखिए, ये हमने आपको पूरी राजनीति बताई और आपको यह भी बताया कि कैसे इजराइल अब चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये आतंकवादियों की बड़ी बड़ी जो फौजें हैं ये इजराइल को घेर चुकी हैं। इन फौजों का जो रिमोट कंट्रोल है वो ईरान के पास है। और कैसे हमने आपको यह भी बताया कि मुस्लिम देशों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इस बार बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। तो आज जो आपको हम बता रहे हैं वो है आतंकवाद का ये ट्रिपल एच, हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये तीनों एच अब मिल चुके हैं और अब ये मिलकर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। मुस्लिम देशों के दोहरे मापदंडों को आज आप इन तस्वीरों से भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये तस्वीरें आई हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आज ऐसे सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलाया गया जहां अफगानिस्तान मूल के मुस्लिम परिवार रहते थे। इन तमाम परिवारों के पास पाकिस्तान की नागरिकता साबित करने के जरूरी दस्तावेज नहीं थे, कागज नहीं थे। आपने देखा होगा हमारे देश में एक नारा चला था जब हमारे देश में CAA आया था, नया नागरिकता कानून आया था, कि कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा। अब जब इन लोगों ने, इन्हीं मुसलमानों ने पाकिस्तान में यह कहा कि कागज नहीं दिखाएंगे, और बेचारे दिखाते कहां से, कागज हैं ही नहीं तो दिखाएं कहां से। तो इनके पास दस्तावेज नहीं थे अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए, और इसकी वजह से वहां की सरकार ने 1 नवंबर तक इन सबको, लाखों लोगों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी थी। लेकिन इस डेडलाइन के खत्म होने के बाद भी जब कई परिवारों ने अपने घर खाली नहीं किए तो पाकिस्तान में आज इन घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान में कैसे बुलडोजर चलता है, हमारे यहां तो बहुत लोग विरोध करते हैं बुलडोजर का, लेकिन पाकिस्तान जब बुलडोजर चला रहा है इन्हीं मुस्लिम परिवारों पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि ये कागज नहीं दिखा पा रहे। आज आप तस्वीरें देख लीजिए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से आए लगभग 17 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं है, हमारे यहाँ की भाषा में कहें तो कागज नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान इन लाखों मुसलमानों को अपने देश से बाहर निकाल रहा है। और इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थिति इतनी चिंताजनक है कि लोग भूखे प्यासे, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, बसों और ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर पाकिस्तान छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। और इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बन गया है जिसमें 17 लाख लोग शामिल हैं। लेकिन इस पर किसी भी मुस्लिम देश को कोई पीड़ा नहीं हो रही और किसी भी मुस्लिम देश ने अभी तक यह नहीं कहा है कि हम इन मुसलमानों को अपने यहां शरण देने के लिए तैयार हैं। एक भी मुस्लिम देश ने नहीं कहा। लेकिन आज पाकिस्तान से निकाले जा रहे इन मुस्लिम परिवारों ने दुनिया से यह सवाल पूछा है कि क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या ये असली मुसलमान नहीं है, क्या ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं, और क्या मुस्लिम देशों को इस अत्याचार पर पाकिस्तान से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, और क्या मुस्लिम देशों को इन 17 लाख लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं, ये भी इस्लाम को मानने वाले लोग ही हैं। भारत में जब किसी अपराधी के डर के घर पर बुलडोजर चलता है, आपने देखा होगा हमारे यहां आजकल काफी बुलडोजर चलते हैं अपराधियों के घर पर, तो इस पर काफी चिंता जताई जाती है। दुनिया भर में कई बड़े बड़े नेता जो हैं इस पर चिंता जता देते हैं। खासकर अपराधी अगर एक विशेष धर्म से हो और उसके घर पर जब बुलडोजर चलता है तो कई मुस्लिम देश भारत की आलोचना शुरू कर देते हैं, आपने भी देखा होगा। और भारत में अक्सर मुसलमानों को खतरे में बता दिया जाता है। लेकिन आज जब पाकिस्तान से लाखों मुसलमानों को इस तरह निकाला जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो इस पर आज ना तो किसी को कोई चिंता हो रही है और ना ही कोई इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ना भारत में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, ना ही मुस्लिम देशों में आवाज उठ रही है, और ना ही पश्चिमी देशों के जो लिबरल लोग हैं, जो लिबरल देश हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी मानवाधिकारों की बातें करते हैं, यूनाइटेड नेशंस, कोई इस पर आवाज नहीं उठा रहा है।